वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का, एनसीईआरटी की बुक, चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर के जो पिछले पार्ट्स हैं वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो जाकर देख सकते हैं अगर आप नहीं देखा है तो। ये जो पार्ट है इसमें हम रिमेनिंग चैप्टर जो हमने छोड़ दिया था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a faster change, more complex in some areas than in other। यानी कि इधर क्या लिखा है कि इस पीरियड के दौरान यानी जो हम मिडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं बुक में 700 to 1750 वाला जो मिडिवल टाइम पीरियड है, इस पीरियड के होते हुए क्या हुआ था, इस पीरियड के दौरान डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुई थी, कटिंग हुई थी बहुत ज़्यादा। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा काटा गया था, उनकी बहुत कटाई हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था ताकि एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी करी जा सके। जब फॉरेस्ट को कट करेंगे तो वहाँ का जो लैंड होगा वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी करने के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म किया जाता था, ठीक है, काटा जाता था। अब ये जो फॉरेस्ट की कटिंग है, फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे यानी कि जो टार्जन, मोगली आपने देखा है ना, तो मोगली क्या कहता था, वो टार्जन था, वो तो जंगलों में रहता था। तो ऐसे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे यानी कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग टार्जन थे, तो वो क्या कहते थे, अब उनकी हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। यानी कि जहाँ पे वो फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वो कहते हैं अब उनके हैबिटेट ख़त्म हो गई। हैबिटेट क्या होता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि वो वाली जगह जहाँ पे एक जो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे कंफर्टेबली रह सकता है, उसको जो उसकी जीने के लिए उसकी जो नीड्स हैं यानी कि उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको आसानी से मिल जाते हैं उस जगह पे, एंड उसके लिए कंफर्टेबल है वो जगह। तो वो उस जगह पे जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंफर्टेबली अपनी ज़रूरत जो है उसको चीज़ों की वो उसको मिल रही है, आराम से वो बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी काट रहा है, तो वो होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट। अब फॉरेस्ट ड्वेलर फॉरेस्ट में रहते थे, अब फॉरेस्ट की हो रही थी कटाई, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनकी हैबिटेट जो थी डिस्ट्रॉय हो रही थी, उनके जंगल ख़त्म होते जा रहे थे। तो क्या कहते हैं, कुछ जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो तो माइग्रेट कर गए। माइग्रेट यानी कि एक जगह से हट के कहीं दूसरी जगह पे जाके बस जाना, ठीक है। तो कुछ जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे उन्होंने तो माइग्रेट कर दिया, एंड जो बाकी दूसरे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेत को जोतना शुरू कर दिया और वो पीजेंट्स बन गए। पीजेंट्स यानी कि फार्मर टाइप लोग, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, ठीक है। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगन टू बी इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट्स। यानी कि फिर क्या हुआ कि जो नए पीजेंट्स के ग्रुप जो आए थे यानी कि जो नए फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि नए पीजेंट बन गए थे, वो क्या थे, अब उनका क्या हुआ, ठीक है, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। यानी कि फिर वो क्या हुआ, वो अपने आसपास की सोसाइटी से यानी कि उनके आसपास के लोगों से घुल मिल गए। यानी कि जैसे आप अगर आपकी क्लास में आपके कोई नया बच्चा आता है यानी कि दूसरे स्कूल से कोई न्यू एडमिशन बच्चा आता है, तो क्या होता है कि पहले तो वो बहुत अनकंफर्टेबल से रहता है, अकेला सा रहता है वो। फिर क्या होता है, आगे आगे दिन बढ़ते जाता है, आप उससे बात करना शुरू करते हो या फिर कोई और उसका फ्रेंड बन जाता है, फिर वो उससे बात करना शुरू करता है, एंड आगे आगे चल के वो स्कूल को जान जाता है जब, तो वो घुल मिल जाता है अपने आसपास के लोगों के साथ। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ फॉरेस्ट ड्वेलर के साथ, जो कि नए पीजेंट बन गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, जब वो मतलब कि जब वो पीजेंट्स बन गए तो क्या था, जो उनके आसपास के लोग थे यानी कि जो ऑलरेडी पीजेंट्स ही थे वो क्या थे, फिर उनके साथ भी वो घुल मिल गए, ठीक है, लार्ज सोसाइटीज़ के पार्ट बन गए वो, ठीक है। यानी कि आपस के लोगों के साथ घुल मिल गए, ठीक है। फिर उनको क्या करना पड़ा, उनको भी टैक्सेस कर पे करना पड़ा, उनको भी टैक्सेस पे करने पड़े, कर देना पड़ा, ठीक है। ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। यानी कि जो लोकल लॉर्ड्स होते थे यानी कि उनका कोई जैसे ज़मीन हो गई तो ज़मीन के हकदार हो गए, वो किसी पर्टिकुलर ज़मीन के हकदार हो गए, तो उनको लैंडलॉर्ड होता है ना, जैसे लैंडलॉर्ड यानी कि जिसकी ज़मीन है वो उसका जो लॉर्ड है यानी कि उसका जो मालिक है, ठीक है। तो ऐसे ही लोकल लॉर्ड्स यानी कि जिस भी चीज़ की, जिस भी पर्टिकुलर ज़मीन समझ लो कोई प्रॉपर्टी है तो उसके मालिक जो है उसको कहते हैं लोकल लॉर्ड। यानी कि लोकल लॉर्ड यानी कि इतना बड़ा वाला कोई पर्सन नहीं है, वो क्या है, वो छोटी मोटी जगह का मालिक है वो, ठीक है, लोकल लॉर्ड उसे कहता है। तो क्या था कि उन लोगों को फिर टैक्सेस पे करने पड़ते थे, कि इनको जो नए नए पीजेंट बने थे जो पहले फॉरेस्ट ड्वेलर थे, ठीक है, उनको जब वो लार्ज सोसाइटीज़ का पार्ट बन गए यानी कि लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, यानी कि आपस में जो लोग थे जो कि ऑलरेडी पीजेंट्स थे उनके साथ जब वो घुल मिल गए तो उनको भी फिर टैक्सेस पे करने पड़ते थे, उनको गुड्स और सर्विसेज देनी पड़ती थी अपने लोकल लॉर्ड को। यानी कि
लोकल लॉर्ड को उन्हें क्या करना पड़ता था, गुड्स देने पड़ते हैं। गुड्स का मतलब सामान देना पड़ता था, सर्विसेज देनी पड़ती थी, यानी कि उनके घर काम करना शुरू कर देते थे, ये वो चीज़ें, ठीक है। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमंग पीजेंट्स, यानी कि पहले वो आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे फॉरेस्ट में वगैरह वगैरह, फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो, फिर जब फॉरेस्ट की कटाई हुई तो वो घुल मिल गए आके दूसरे पीजेंट्स के साथ, एंड फिर क्या हुआ, उनको उनके बीच में चेंजेस आए, यानी कि उन जो पीजेंट्स थे उन पीजेंट्स के बीच में क्या हुआ कि कोई जो था वो ज़्यादा अमीर बन गया, कोई जो था वो बहुत गरीब बन गया। तो क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इमर्ज अमंग पीजेंट्स, यानी कि इकोनॉमिक चेंजेस भी आए पीजेंट्स के बीच में। इकोनॉमिक चेंजेस यानी कि कोई ज़्यादा अमीर कोई ज़्यादा गरीब बन गया। सोशल डिफरेंसेस भी आए, यानी कि कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम आप पढ़ के आए हो ना, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है। नहीं याद तो ये याद कर लो, ठीक है, BKVS वाला, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज, ठीक है। शूद्राज सबसे लास्ट में, ब्राह्मण सबसे पहले, और ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय और फिर वैश्य और फिर शूद्र, ठीक है। ये वाला वर्णा सिस्टम होता था। तो वर्णा सिस्टम के बेसिस पे भी ऐसे लोगों को क्या करने लगे कि ये तो शूद्रा से है, शूद्रा कास्ट से है तो गंदा है, इसको साइड करो, ठीक है, ऐसे चलता था, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो हैं वो पीजेंट्स के बीच में आना शुरू हुए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि कैसे कैसे मिडिवल टाइम में चेंजेस हुए थे, ठीक है। सम possess more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal works with एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द लीन सीजन, यानी कि फिर क्या हुआ कि लोग जो थे उनके बीच में डिफरेंसेस आए। कोई जो था उसके पास ज़्यादा ज़मीन आ गई, किसी ने ज़्यादा ज़मीन खरीद ली, किसी के पास कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था तो उसने कम ज़मीन ही रखी अपने पास। कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई मतलब कि आर्टिस्ट बन गया, और कोई मतलब कि कोई आर्टिस्ट के साथ साथ एग्रीकल्चर भी करता था, यानी कि कभी एग्रीकल्चर धीमा चल रहा है तो आर्टिस्ट का काम ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। कभी आर्टिस्ट का काम धीमा चल रहा है तो एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा चल रहा है। और कोई जो था उसने कैटल रखनी शुरू कर दी। कैटल वो केतली वाली कैटल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कैटल का मतलब गाय भैंस वगैरह चीज़ें रखनी शुरू कर दी। कैटल में आते हैं गाय भैंस, काओ बफेलो, कैमल, ये सारे होते हैं कैटल एनिमल्स, ठीक है। तो कैटल रखने शुरू कर दिए उन्होंने कुछ लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे क्या था, लोगों के प्रोफेशंस में, उनके ऑक्यूपेशन में, यानी कि उनका क्या काम काज है, किस चीज़ से वो पैसे कमाते हैं, उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा का भी कोई प्रोफेशन होगा, ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं ये, ठीक है। प्रोफेशंस को ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो लोगों के ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, यानी कि वो कौन सा काम करते हैं, उनके बैकग्राउंड, यानी कि ज़्यादा अमीर हैं या गरीब हैं, उनके बेसिस पे उनको क्या किया जाता था, उनको बेसिस पे उनको दर्जा दिया जाता था, यानी कि उनको ऐसा बोला जाता था कि ये तो ओहो ये तो हाई कास्ट के हैं, ये तो गंदे कास्ट के हैं, ठीक है, नीचे कास्ट के हैं, ऐसे किया जाता था पहले के टाइम में, ठीक है। एज सोसाइटीज बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस, यानी कि क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के बीच में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आ गई, कोई एग्रीकल्चर करने लगा, कोई काटल रखने लगा, ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई, तो उनके बीच में डिफरेंसेस आए। तो जैसे सोसाइटी जो थी, यानी कि जो लोगों की कम्युनिटी थी, जो उनका ग्रुप था, ग्रुप ऑफ लोगों में क्या हुआ, उनके बीच में डिफरेंसेस आए, तो लोग जो थे उनको ग्रुप किया गया जातीज या फिर सब कास्ट में। अब ये ध्यान से समझना, जातीज या फिर सब कास्ट, जातीज और सब कास्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। ये ध्यान से समझना क्या होता है। जैसे आप छोटे क्लास में वर्णा सिस्टम, कास्ट सिस्टम पढ़ गया, तो उसमें क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो शूद्र। तो ऐसा क्या है कि उनको भी डिवाइड कर दिया गया, यानी कि मिडिवल टाइम में उनको और सब डिवीजन कर दिया गया, यानी कि ब्राह्मण हैं तो ये वाला वो वाला ब्राह्मण है, ये वो वाला ब्राह्मण है, ऐसा करते रहते हैं। ब्राह्मण्स की भी नई नई कास्ट आ गई, ठीक है। ब्राह्मण तो ऑलरेडी एक कास्ट है, पर उसके और कास्ट आ गए, उसको और सब डिवाइड कर दिया। क्षत्रिय कास्ट में जैसे हमने पढ़ा था राजपूत, ठीक है, तो राजपूत एक नई वो निकल के आई सब कास्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे वैश्यास जो थे, वैश्यास की भी नई सब कास्ट निकल के आई कि ये वो वाला वैश्य, ये वो वाला वैश्य, ये वो वाला वैश्य, ऐसे ऐसे ये शूद्रा में भी नए नए कास्ट निकल के आए। और जो बेचारे सबसे एंड वाले शूद्रा थे उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे ये जो नीचे वाले होते हैं ना, जैसे ये राजपूत, ठीक है, तो राजपूत क्या है, वो क्षत्रिय कास्ट का सब डिवीजन है, ठीक है। तो राजपूत जो है क्षत्रिय कास्ट का सब डिवीजन है। तो इसको क्या कहते हैं, सब कास्ट या फिर जातीज, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ना कि ऐसा कर देते थे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक कास्ट है और उसमें भी उनको और सब डिवाइड कर देना है, यानी कि ये वो वाला ब्राह्मण, ये वो वाला ब्राह्मण है, ये ऐसे ऐसे ब्राह्मण है, ठीक है। तो ऐसे कर देते, तो वो ये जो सब डिवीजन होती थी, यानी कि जाति की भी जातियाँ, ठीक है, समझ रहे हो आप, जाति
यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं उनकी भी जातियाँ हैं, ठीक है, उनके अंदर भी और सब डिवाइड कर देते थे, तो उसको कहते थे जातीज या फिर सब कास्ट, ठीक है। तो जो सबसे मतलब कि उनको ऐसे कहते थे कि ये वाली कम लोअर जाति का है, ये वाली हायर जाति का है। तो जाति जो थी वो कैसे सेट करी जाती थी, जातीज एंड सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड, यानी कि लोगों के बैकग्राउंड कैसा है, अमीर है, गरीब है, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सा कामकाज वो करते हैं, उसके बेसिस पे उनकी जाति सेट करी जाती थी, ठीक है। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, यानी कि उनके जो रैंक थे, उनकी जो जाति थी उसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया जाता था। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू देयर पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द जाति, यानी कि जो जाति के मेंबर होता है, ठीक है, एक जाति है उसके जो मेंबर है, सपोज एक जाति के 4 मेंबर हैं, ठीक है, एक जाति के 4 मेंबर है, तो उनको पहले लोअर जाति कंसीडर किया जाता था, क्योंकि वो क्या कहते थे, पहले उनके बैकग्राउंड जो था वो लोअर था, यानी कि इतना अमीर नहीं थे। अब समहाउ वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, तो उनकी क्या है, उनकी जाति भी बढ़ गई, यानी कि ये उनका जो बैकग्राउंड अच्छा हो गया, यानी कि पहले वो गरीब थे तो उनकी लोअर जाति थी, अब जब वो अमीर बन गए तो उनकी हायर जाति पे सेट कर दिया गया कि उनको अच्छी जाति दे दी गई, ठीक है। ये होता था कि जाति जो थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं करी जाती थी, उनकी जो रैंक थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं करी जाती थी, वो डिपेंड करता था कि किसके पास कितनी पावर है, कितनी इन्फ्लुएंस है, कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि जाति के मेंबरों के पास कितने रिसोर्सेज है, कितनी इन्फ्लुएंस है, कितनी पावर है, ठीक है। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि सपोज एक एरिया में कोई पर्टिकुलर जाति जो है, वो लोअर मानी जाती है, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर जाति जो है उसके मेंबर जो है गरीब है एक एरिया में, ठीक है। सपोज एरिया ए जो है उसमें जो एक पर्टिकुलर जाति के लोग हैं वो गरीब हैं, ठीक है, पर वहीं सेम जाति के जो बी एरिया है उसमें सेम जाति के जो लोग हैं वो हाई हैं, ठीक है, उनकी हाई कास्ट है, यानी कि उनको माना जाता है कि वो वाले जाति के हैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, तो ऐसे माना जाता है। तो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है वो कि हर एक एरिया में जो मेंबर हैं जाति के उनके बैकग्राउंड कैसा है, कौन सा वो काम काज करते हैं, उस पर डिपेंड करता था। आई होप आपको समझ में आया हो जाति क्या होते हैं, ठीक है। अभी देखो कि जाति इसको संभाला कैसे जाता था। जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स, यानी कि एक जाति में बहुत सारे मेंबर्स हुआ करते थे, तो जाति के जो मेंबर्स होते थे वो अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे, यानी कि हमारी जो जाति है उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें होंगी, इस तरीके से रस्में निभाई जाएंगी, इस तरीके से नहीं। तो वो क्या कहते थे कि जाति अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे ताकि अपने मेंबर्स को संभाल सकें। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो बूढ़े जवान होते थे उनको ज़्यादा समझ होती है और मतलब उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ज़िंदगी में, तो क्या है कि उनको जो एल्डर्स की असेंबली होती थी, यानी कि हमारी जो फैमिली है उसमें भी जो डिसीजन है, जो रूल्स है घर के, वो भी कौन बनाते हैं, बड़े ही बनाते हैं। इसलिए उधर क्या होता था, जो जाति के सबसे एल्डर मेंबर होते थे, यानी कि एक जाति है उसके जो मेंबर्स हैं उनमें जो बूढ़े लोग होते थे, यानी कि जो एल्डर लोग होते थे, उनकी एक असेंबली, उनकी एक मीटिंग बिठाई जाती थी जिसमें वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते थे, ठीक है। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत, यानी कि कुछ एरिया में हमें ये भी पता चला है कि कुछ एरिया में इस जो एल्डर्स की असेंबली हुआ करती थी जिसमें वो अपनी जाति के रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते थे और संभालते थे, तो उसको बहुत से एरिया में जाति पंचायत भी कहा जाता था। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज, पर ऐसा नहीं है कि जाति जो है, एक जाति के जो मेंबर्स हैं वो बस अपनी जाति के मतलब जो उनकी असेंबली है उन्होंने जो रूल्स बनाए वही फॉलो करेंगे, सिटी के नहीं कर देंगे, अपने गांव के जो विलेज है उनको फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता था। पर जो जाति है उनको अपनी जाति के भी रूल्स फॉलो करना है एंड उनको अपने विलेज के भी रूल्स फॉलो करना है। जो जाति के मेंबर होते थे तो जाति के तो रूल, अपनी जाति के तो रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं उनको तो फॉलो करना ही करना है, पर साथ साथ में जो विलेज है, जो जिस विलेज में वो रह रहे हैं उसके भी रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते थे, जिस गाँव में वो रह रहे हैं। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय चिफ्टन, यानी कि बहुत से जो विलेजेस थे, बहुत से जो गाँव थे उनको गवर्न किया जाता था, संभाला जाता था एक चिफ्टन के द्वारा, ठीक है। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, यानी कि साथ मिलके वो क्या थे, उनका जो गांव था वो बस एक छोटा सा पार्ट बनाता था एक स्टेट का, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है जाति वाला समझ में आया हो, क्लियर हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन एंड एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर क्या होता है, पहली बात तो रीजन होती है एक जगह, ठीक है। एम्पायर होता है साम्राज्य, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, देखो किंगडम जो होता है वो तो छोटा सा होता है, ठीक है, पर एम्पायर जो होता है वो कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है किंगडम से, ठीक है। किंगडम जो है वो एक स्टेट मान लो आप, एंड एम्पायर मान लो आप एक पूरा का पूरा कंट्री, ठीक है।
तो एम्पायर होता है साम्राज्य, मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़े एरिए पे रूल करता है ना किंग, उसका एक साम्राज्य माना जाता है, किंगडम नहीं, एम्पायर एम्पायर माना जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ने वाला है। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलाज। ठीक है, तो इधर लिखा है कि लार्ज स्टेट यानी कि जो लार्ज बड़े बड़े जो स्टेट होते थे, जैसे कि चोलाज जो है, चोलाज एक किंगडम था। ठीक है, चोला का एक किंगडम था। तो वो क्या था, वो चैप्टर 2 में आप उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, फिर तुगलक्स के बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे। मुगल्स के बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे। 2, 3, 4 लाइन बाय लाइन आप इनको पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो थे बहुत पावरफुल बड़े बड़े स्टेट थे। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी क्या थे, इनका एम्पायर था, किंगडम खड़े किए इन्होंने। ठीक है, तुगलक्स, मुगल्स और चोलाज ने। एम्पायर्स मेनी रीजन्स। संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बरानी। अभी यहाँ पे देखो, एक संस्कृत प्रशस्ति जो थी, अगर आपको एक प्रशस्ति को देखना है, यानी कि प्रशस्ति क्या होता है, आपने 6th क्लास में पढ़ा था ना समुद्रगुप्त के चैप्टर में, क्या होता है प्रशस्ति। एक प्रशस्ति वो डॉक्यूमेंट, आपको समझ लो एक ऐसी राइटिंग होती है, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर किंग या क्वीन किसी के भी बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती है। प्रशस्ति का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इन प्रेज ऑफ। लिटरल मीनिंग यानी कि उसका जो सही मतलब है, यानी कि उसको एकदम ही ट्रांसलेट करके जो मतलब निकलता है, उसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ। ठीक है, तो इन प्रेज ऑफ का क्या मतलब है, उसकी तारीफ में। ठीक है, तो प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति में किसी भी पर्टिकुलर महान हस्तियाँ जो होती थी उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें लिखी जाती थी, उनकी बस तारीफ़ें ही लिखी जाती थी, उसमें कोई बुराई नहीं लिखी जाती थी। तो एक संस्कृत प्रशस्ति, अगर आपको एक प्रशस्ति को देखना है, ठीक है, ये वाली प्रशस्ति नहीं है जिसके बारे में इधर बात चल रही है, पर अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी प्रशस्ति को देखना है तो आप चैप्टर 2 में देख सकते हो, उधर फोटो गिवन है आपको। ठीक है, तो एक संस्कृत प्रशस्ति में प्रेज किया गया था दिल्ली के सुल्तान को गियासुद्दीन बरानी। ठीक है, गियासुद्दीन बरानी एक दिल्ली का सुल्तान था। दिल्ली सुल्तान आपका एक चैप्टर भी है, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गियासुद्दीन बरानी जो कि 1266 से 1287 तक रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट डेट होगी। ठीक है, MCQ वगैरह में पूछी जा सकती है। तो क्या है कि वो दिल्ली के सुल्तान थे गियासुद्दीन बरानी, उनको उनके प्रेज में, यानी कि उनकी एक प्रशस्ति लिखी गई थी जो कि उनके बारे में तारीफ़ें लिख रही थी। ऑब्वियसली एक संस्कृत प्रशस्ति थी जो कि जिसमें गियासुद्दीन बरानी जो है, जो कि एक दिल्ली के सुल्तान रहे थे, उनके बारे में तारीफ़ें लिखी गई थी। ठीक है, एक्सप्लेनिंग दैट ही वॉज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल। यानी कि अब क्या है कि उस प्रशस्ति में क्या लिखा था, संस्कृत प्रशस्ति थी वो। ठीक है, संस्कृत प्रशस्ति में तो ये लिखा जाएगा ना कि ये थे, उन्होंने तो इतना बड़ा काम किया था, मतलब उनकी तारीफ़ें बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफ़ें लिखी जाएंगी बस। ठीक है, चाहे वो सच हो या झूठ। ठीक है, तो क्या था कि उसमें क्या था कि एक्सप्लेन किया गया था, यानी कि ऐसा बताया गया था उस प्रशस्ति में कि जो गियासुद्दीन बरानी थे वो एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने एक बड़े से एम्पायर पे राज किया था, एक बड़े से साम्राज्य पे राज किया था। दैट स्ट्रेच फ्रॉम, यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक था उनका एम्पायर, बंगाल, जिसको पुराने लैंग्वेज में गौड़ा कहते थे। ठीक है, बंगाल से लेके ईस्ट में गजनी तक। ठीक है, गजनी अफगानिस्तान वाला। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से बंगाल यहाँ पे है, गजनी यहाँ पे है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो क्या है कि जो प्रशस्ति थे उनके उसमें लिखा गया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा किंगडम था उनका, बंगाल से लेके अफगानिस्तान में जो गजनी है उधर तक था। इन दी वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया द्राविदा। अब ये देखो कि यहाँ पे जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जो प्रशस्ति थी उसमें ऐसे लिखा था कि गियासुद्दीन बरानी का जो एम्पायर था, उन्होंने बहुत बड़े एम्पायर पे राज किया था, जो कि बंगाल, गोड़ा से लेके यहाँ पे जो ब्रैकेट में नेम्स लिखे हैं ये पुरानी जो लैंग्वेज थी उसके नेम्स हैं, यानी कि बंगाल को पुरानी लैंग्वेज में गौड़ा कहा जाता था, गजनी को गजाना कहा जाता था और साउथ इंडिया को द्राविदा कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि उनका जो एम्पायर था बंगाल से लेकर गजनी जो कि अफगानिस्तान, यानी कि बंगाल जो कि ईस्ट में है, ठीक है, और गजनी जो कि अफगानिस्तान में है, जो कि वेस्ट में है। ठीक है, और पूरा का पूरा साउथ इंडिया लेता था उनके एम्पायर, आता था उनके एम्पायर में। यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं कि उस प्रशस्ति में ऐसा लिखा था कि उनके ईस्ट मतलब बंगाल जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है और अफगानिस्तान जो कि मतलब कि गजनी जो कि अफगानिस्तान में है वेस्ट में, वहाँ से लेके यहाँ तक उनका पूरा एम्पायर था जो कि पूरी की पूरी साउथ इंडिया को इंक्लूड करता था। तो यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी साउथ इंडिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एम्पायर, तो समझ लो आप ये पूरा एरिया है।
ठीक है। तो क्या है कि वो उनके प्रशस्ति में ऐसा लिखा गया था कि ये जो गियाजुद्दीन बरानी थे उन्होंने इतने बड़े एरिया पे, लार्ज एरिया पे राज किया था, ठीक है। एंड उसमें ये भी लिखा था कि सारे डिफरेंट रीजन्स के लोग, यानी कि डिफरेंट जगहों के लोग, गौड़ा यानी कि बंगाल, आंध्रा के, केरला के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के और गुजरात के, उनके आर्म्स में आके लग जाते थे, यानी कि उनको मानते थे बहुत, ठीक है। ऐसा लिखा है इसमें। Historians regard these as exaggerated claims of quest, ठीक है। At time they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। अभी यहाँ पे लिखा है कि ये जो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इस प्रशस्ति में जो ये है ये झूठ लिखा हुआ है, ये बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। एग्जैजरेटेड यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। हाँ, गियाजुद्दीन बरानी ने राज किया होगा, गियाजुद्दीन बलबन ने, सॉरी, ठीक है, वो ज़ियाउद्दीन बरानी थे, सॉरी। गियाजुद्दीन बलबन जो है उन्होंने राज किया होगा बड़े साम्राज्य पर, ऊपर इतना उन्होंने बढ़ा चढ़ा के जो प्रशस्ति में लिखा हुआ है, वो हिस्टोरियन जो है उनका मानना है कि एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बात लिखी हुई है रूलर्स की प्रशस्तियों में, ठीक है। पर एट टाइम्स यानी कि कभी कभी वो लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब ऐसा समझने का ट्राई करते हैं कि रूलर्स जो है अपने इतने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें क्यों बताते हैं, ठीक है, कि उन्होंने इधर राज किया था, इन्होंने उधर राज किया था, ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इसलिए एग्जैजरेट करके बताते होंगे ताकि उनका मतलब उनके इमेज बने कि ओहो ये इतना बड़ा रूलर था, ऐसे उनकी इमेज बने। मेरे को तो ऐसा लगता है, पर आप क्या सोचते हो, ठीक है। अब आता है लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज एंड रीजन का क्या मतलब है कि कौन कौन से रीजन्स में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, इधर लिखा है, ठीक है। इन 1318 में पोइट आमिर खुसराव से कुछ याद है? आमिर खुसराव अपने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज वाले उसमें भी पढ़ा था, टॉपिक में भी, जिसमें लिखा था कि आमिर खुसराव ने वर्ड हिंद यूज़ किया था किसी सेम मीनिंग बनाते हुए जैसा बाबर ने यूज़ किया था, ठीक है। मुगल रूलर बाबर ने यूज़ किया था जैसा हिंदुस्तान को, ठीक है, याद आया ना। तो 1318 में जो पोइट आमिर खुसराव था उन्होंने ये लिखा था, क्या लिखा था? उन्होंने ये लिखा था कि अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, यानी कि हर रीजन में, हर जगह पे डिफरेंट लैंग्वेजेस जो थी इंडिया में बोली जाती थी। सिंधी, लाहौरी, ठीक है, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ये क्या लिखा है? दवार समुद्री, यानी कि इधर क्या लिखा है कि बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दवारा, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है, पर क्योंकि ये ओल्ड लैंग्वेज थी ना तो उसमें ऐसे ही बोले जाते थे, संस्कृत के वर्ड्स को मिक्स करके। दवारा, इसको पढ़ते हैं दवारा मुद्री, ठीक है, यानी कि इन सर्दर्न कर्नाटका, यानी कि जो सर्दर्न कर्नाटका था, यानी कि जो कर्नाटका स्टेट है उसका जो सर्दर्न पोर्शन था उधर ये लैंग्वेज बोली जाती थी। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, और गुजारी गुजरात में, माबारी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है उधर अवधी बोली जाती थी, इंपॉर्टेंट है। एंड हिंदवानी इन द एरिया अराउंड दिल्ली, यानी कि हिंदवानी बोली जाती थी दिल्ली के आसपास वाले एरिया में, ठीक है। आपको समझ में आया? इधर आमिर खुसराव ने क्या लिखा है? आमिर खुसराव वेंट टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस, आमिर खुसराव फिर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि इन लैंग्वेजेस के अलग देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, यानी कि ये जो सारी लैंग्वेज उन्होंने इधर मेंशन करी ये कहीं ना कहीं जगहों पे बोली जाती थी, ठीक है। जैसे कश्मीरी कश्मीर में, गुजारी गुजरात में, गौरी बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ये सारी लैंग्वेजेस जो थी ये कहीं ना कहीं बोली जाती थी। पर एक ऐसी लैंग्वेज थी संस्कृत जो कि किसी भी रीजन की नहीं थी, यानी कि जैसे अवधी है या फिर गौरी ले लो, तो गौरी जब लोग जो है सुनते होंगे तो उनको ये पता चल जाता होगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये बंगाल से आया है। पर जब भी कोई संस्कृत बोलता था तो उसको कभी नहीं पता चल पाता था कि ये पर्सन जो है किस रीजन से आया, यानी कि क्यों नहीं? क्योंकि संस्कृत जो था वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन से नहीं था, यानी कि संस्कृत जो थी किसी भी पर्टिकुलर रीजन में बोली नहीं जाती थी। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, जो संस्कृत थी वो एक पुरानी लैंग्वेज है। एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू, यानी कि आमिर खुसराव ने ये बताया कि इन सब लैंग्वेजेस जो है ये तो किसी ना किसी रीजन को बिलोंग करती थी, पर संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती थी, वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में बोली नहीं जाती थी, वो किसी भी रीजन की नहीं थी,
ठीक है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, वो एक ओल्ड पुरानी लैंग्वेज थी और सिर्फ ब्राह्मण्स ही उसको सीख सकते थे। ठीक है, जो वुमेन होती थी, जो लड़कियां होती थी, वुमेन को नहीं सीखने दिया जाता था। ठीक है, संस्कृत, मतलब उनको मना किया जाता था कि संस्कृत नहीं पढ़नी है तुम्हें। ठीक है, संस्कृत पढ़ने से वुमेन को रोका जाता था और जो दूसरे शूद्र वगैरह दूसरे कास्ट के जो लोग हैं उनको भी संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को संस्कृत पढ़ने दिया जाता था। तो इधर लिखा है कि कॉमन जो लोग थे, यानी कि जो आम लोग थे, उनको संस्कृत नहीं पढ़नी आती थी, सिर्फ ब्राह्मण्स को ही आती थी। ठीक है, अच्छा ये तो आगे एक्टिविटी। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट पोर्शन है, अभी आपकी 26 मिनट्स की वीडियो बन गई है तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका जो आगे वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अभी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।